बंगाली बहू की रसोई। अशोक अपने ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट की वजह से कुछ दिनों के लिए बंगाल जाता है और जब वो वापस आता है तो एक बंगाली बहू को लेकर आता है। हे भगवान, सत्यानाश हो इस लड़के का। इस लड़के को काम करने के लिए बंगाल भेजा था और वहाँ से बंगाली जादू टोना वाली उठाकर ले आया है। माँ जी, अब तो घर में देवरानी जी आ गई हैं, तो बेकार में गुस्सा करने से क्या हो जाएगा। अब तो जो भी है उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं नवनीता से बहुत प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप बंगाली लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने मंदिर में शादी कर ली। बस कर भाभी के चमचे, बहू को पाकर अपने आप को धन्य समझने चला है। अरे किसी और जगह की लड़की को लेकर आ जाता तो भी मैं अपना लेती, लेकिन तुझे ये बंगाली ही मिली। तू जानता भी है कि किस तरह के जादू करते हैं ये लोग, बिल्कुल भी भरोसे वाले नहीं होते। आप ऐसा क्यों कहती हैं मम्मी जी? हम बहुत अच्छी हैं, हम आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी, आपकी सेवा करेगा और आपको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर भी खिलाएगा। खबरदार, जो कि इस बंगाली बहू को मेरी रसोई में घुसने की किसी ने परमिशन भी दे दी। ये लोग तो ना जाने क्या क्या खाते हैं और हमारे घर में वेजिटेरियन खाना बनता है, इसलिए कुछ भी हो जाए ये घर में तो घुस गई है, लेकिन हमारी रसोई में कभी नहीं आएगी। ये बात सुनने के बाद नवनीता का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसे ऐसा लगा था कि सुमन थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन उसके बाद उसे बहू के रूप में अपना लेंगी। नवनीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वहीं अशोक उसे समझाता है। इतना बुरा मत मानो नवनीता, आज नहीं तो कल माँ जी तुम्हें अपना ही लेंगी। वो थोड़ी सी गुस्से वाली हैं, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। बस तुम्हें उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो अशोक, हम तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानेगा और हमेशा उनका ख्याल रखेगा। नवनीता को भी ये सब सुनकर विश्वास होता है कि भले ही घर में कोई भी उसे पसंद करे या ना करे, लेकिन अशोक उसे सच में प्यार करता था। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन अब नवनीता अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए चाय बनाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुमन आती है और कहती है, इस लड़की को रसोई में किसने आने दिया? राधिका, राधिका बहू कहाँ हो? सुमन चिल्लाते हुए बाहर आती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर राधिका भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है, जी माँ जी, क्या बात हो गई? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? वो बंगाली बहू रसोई में क्या कर रही है? मैंने बोला था ना कि इस घर में बंगाली बहू की रसोई नहीं होगी। फिर उसे रसोई में घुसने किसने दिया? मैंने तुम्हें बोला है कि अगर उसे चाय पानी कुछ भी चाहिए होगा तो तुम उसे हाथ में लाकर दो। अब पूरी रसोई को साफ करना पड़ेगा। माँ जी, वो भी तो इस घर का हिस्सा ही है ना। आज नहीं तो कल वैसे भी उन्हें अपनाना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि वो सुबह की चाय बना देगी। तुमने सोचा? लगता है तुम्हारी सास मर गई है, तभी उसके जीते जी तुम्हें सोचने की नौबत आ रही है। तुम्हें मैंने कहा है कि तुम ऐसा कुछ भी करो या फिर अपनी देवरानी की कोई भी पहली रसोई की रस्म करवाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बंगाली बहू की रसोई नहीं हो। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। नवनीता को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं एक दिन जब सुमन मंदिर गई हुई थी, तभी अशोक, नवनीता, सुमन का पति राजीव चारों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और राजीव कहते, क्या करें अशोक भाई, माँ तो इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि बंगाली बहू की पहली रसोई की रस्म हो जाए और सब उसे अपना लें। मैंने तो माँ जी को समझाकर देख लिया है, मेरी तरफ से तो मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुका हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम ही बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। तभी राधिका के दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहती है, आइडिया, अगर घर में बहुत सारे मेहमान हो जाए और घर का काम करने के लिए बड़ी बहू ही ना हो तो अपने आप ही बंगाली बहू की रसोई तो होगी। अरे हाँ, 3 दिन बाद माँ का जन्मदिन है। अगर हम किसी भी बहाने से भाभी को उनके मायके भेज दें तब तो माँ को रसोई में एंट्री देनी होगी। वैसे भी अब माँ जी को घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब सब लोगों ने प्लान बना लिया था। उन्होंने सुमन को बिना बताए बहुत सारे मेहमानों को इनवाइट कर दिया और सुमन के जन्मदिन से एक दिन पहले राधिका सुमन के पास आई और कहने लगी, माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे उनसे मिलने के लिए अपने मायके जाना होगा। आप 1-2 दिन के लिए घर को संभाल पाएंगी? अरे तू कैसी बात कर रही है? जब तू इस घर में नहीं थी तब भी इस घर का ध्यान मैं ही रखती थी। 2-4 लोगों को संभालना कौन सी बड़ी बात है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तू जा। माँ जी, अगर आप सब कुछ नहीं संभाल पाएंगी तो बता दीजिए, मैं नवनीता को बोल देती हूँ, वो अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले और घर वालों के लिए खाना बना दिया करे। तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि बंगाली बहू की रसोई की रस्म नहीं होगी। तू जा, अपने मायके जाना है तो, वरना मैं मना कर दूंगी। अब राधिका वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुमन का जन्मदिन था। राधिका घर में थी नहीं
और अचानक ही घर में बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सुमन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, हमारे घर में इतने सारे मेहमान कैसे आ गए? मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। माफ कर दो माँ, वो तुम्हारा जन्मदिन था इसीलिए मैंने घर में गेस्ट को बुला लिया था और राधिका भाभी की मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो चली गई। अब क्या करूँ, वापस भेज दूँ? पागल हो गया है क्या? रिश्तेदारों को वापस भेज देगा तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे ये सब करने से पहले मुझसे पूछ तो लेता। माँ, मैं आपको आपका बर्थडे का सरप्राइज देना चाहता था। अब सब लोग को बताकर आपका बर्थडे मनाता तो उसे सरप्राइज बर्थडे थोड़ी ना कहते। सुमन बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि अब वो क्या करे। तभी हार मानकर उसने खुद से कहा, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। मुझे बंगाली बहू को रसोई में एंट्री देनी ही होगी। ना जाने वो कितना सारा मांस मछली खाती होगी। अब उससे मैं अपनी शुद्ध रसोई में खाना बनवाऊंगी। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे अपने जन्मदिन दिन। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे अपने जन्मदिन वाले दिन पर। कोई बात नहीं, समाज में इज्जत रहेगी तो मैं ये भी सहने को तैयार हूँ। इसके बाद सुमन नवनीता के पास जाती है और नवनीता को सब कुछ बताती है। और नवनीता कहती है, माँ जी, आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। आपको मेरे नॉनवेज खाने से दिक्कत है ना, लेकिन मैं तो खाती ही नहीं हूँ। अगर तुम मांस मछली नहीं खाती हो तो ये बात तूने मुझे आज तक पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी, आपने कभी मुझसे कुछ पूछा ही नहीं और ना ही मुझे कभी कुछ बोलने का मौका दिया। इसीलिए मैं आपको कभी सच्चाई बता नहीं पाई कि मैं भी शुद्ध शाकाहारी हूँ। बल्कि मेरे पूरे घर में भी कोई नॉनवेज नहीं खाता। हम लोग तो अंडा तक नहीं खाते हैं। इसके बाद सुमन नवनीता को रसोई में एंट्री दे देती है। पहले पूरी रसोई को अच्छे से साफ करती है और उसके बाद बिल्कुल स्वच्छ तरीके से सब मेहमानों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाती है। नवनीता को सिर्फ बंगाली नहीं बल्कि साउथ इंडियन, चाइनीज और भी कई तरह का खाना बनाना आता था। ये सब कुछ देखकर अब सुमन खुश हो जाती है और सारे मेहमान खाना खाने के बाद उसकी बहुत तारीफ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब तक राधिका भी घर आ जाती है और सुमन माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू। मैंने तुझे बेकार में क्या क्या समझा और उल्टा सीधा बोला, जबकि तू तो बहुत अच्छी थी। अगर तू नहीं होती तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। माँ जी, और आप मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल ये हम सब लोगों का प्लान था कि नवनीता को उसके हिस्से का मौका मिले। हम सब ने ये जानबूझकर किया। कोई बात नहीं, अगर तुमने ये जानबूझकर भी किया है तो भी मैंने तुम सब लोगों को माफ किया, क्योंकि तुम सब लोगों ने ये सब कुछ सिर्फ मेरी बेकार की सोच को खत्म करने के लिए किया और मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। अब सुमन अपनी दोनों बहुओं को स्वीकार कर लेती है और दोनों ही बहुओं के हाथों अपनी रसोई को सौंप देती है। एक दिन उसकी बहू राधिका खाना बनाया करती और एक दिन वो रसोई बंगाली बहू के नाम हुआ करती। और इस तरह सुमन के मन में जो अपनी बंगाली बहू के लिए गलत धारणा बनी थी वो भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ रहने लगती है। अरे जल्दी से रसगुल्ला बना दे बहू। तेरे हाथ के रसगुल्ले खाने को तो मैं तरस गया हूँ। आप आराम से बैठ जाइए बाबूजी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। हरिहर को सोफे पर बिठाकर पूर्णिमा रसोई में रसगुल्ले बनाने लगी। तभी पूर्णिमा का पति मनोज ऑफिस से घर लौट आया। अरे पिताजी, अरे आप कब आए? अभी 20 मिनट पहले ही आया हूँ बेटा। आते ही बहू को रसगुल्ले बनाने को कह दिया। बहुत अच्छा किया, लेकिन माँ नहीं आई? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है। दोनों के चेहरे पर मायूसी छा गई। तभी पूर्णिमा रसगुल्ले बनाकर लाई और तीनों ने मिलकर खाया। माँ जी भी आती तो कितना मजा आता। हाँ यार, पता नहीं माँ को क्या तकलीफ है हमारी शादी से। अब छोड़ अपनी माँ की बात, वो तो है ही खड़ूस। ये बता बहू कि रात में क्या खिला रही है मुझे? रात में पुलाव बनाऊंगी। बहुत दिनों बाद आए हो आप। और मीठे में? रस मलाई। अरे वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। तीनों जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन हंसी के पीछे एक दर्द छुपा हुआ था। मनोज की माँ शकुंतला हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी। मनोज कॉलेज में था जब उसे पूर्णिमा से प्यार हुआ था। पूर्णिमा बंगाल की लड़की थी। मनोज ने जैसे ये बात अपनी माँ से कही वैसे ही उसकी माँ भड़क गई। क्या एक बंगालन बनेगी मेरे घर की बहू? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माँ? क्या बुराई है बंगालन में? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी।
पिताजी आप माँ को कुछ बोलते क्यों नहीं? अब हाँ शकुंतला, मैंने उस लड़की के साथ बात की है, अच्छी लड़की है वो। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। मैं कभी ये रिश्ता मंजूर नहीं करूंगी। ये बोलकर शकुंतला ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मनोज मुश्किल में पड़ गया। उसे पूर्णिमा से बेहद प्यार था। उसने सोचा, भाग के शादी कर ही लेता हूँ। शादी के बाद माँ थोड़े दिन गुस्सा जरूर रहेगी, लेकिन हमें घर से थोड़ी निकाल देगी। ये सोचकर मनोज ने पूर्णिमा से शादी कर ली। लेकिन शकुंतला अपने बेटे से भी ज्यादा जिद्दी थी। मनोज पूर्णिमा को लेकर घर आया, लेकिन शकुंतला ने दोनों को घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। रुक जाओ, तुम दोनों घर के अंदर नहीं आ सकते। आज से मनोज मेरा बेटा नहीं है। अब ये तुम क्या बोल रही हो शकुंतला? तुम चुप रहो, नहीं तो मैं तुमको भी निकाल दूंगी इस घर से। मनोज और पूर्णिमा को घर छोड़कर जाना पड़ा। जाते वक्त पूर्णिमा ने शकुंतला के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन शकुंतला ने पैर हटा लिया और वो घर के अंदर चली गई। हरिहर ने कहा, बहू तू चिंता मत कर, मैं आऊंगा तुम लोगों के पास। मुझे मिठाई बनाकर खिलाना, अच्छा खासकर रसगुल्ला। हाँ बाबूजी, मिठाई बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद मनोज पूर्णिमा को लेकर एक अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गया। कुछ दिन बाद हरिहर मिलने के लिए आया और पूर्णिमा ने उसे तरह तरह की मिठाई बनाकर खिलाई। अरे वाह, बंगाल की मिठाई की बात ही कुछ और है। तुम्हारी सास को मिठाई खाना बहुत पसंद है, काश वो खा पाती। इसी तरह हरिहर कभी कभी अपने बहू बेटे से मिलने के लिए आता रहा। 2 साल बीत गए, लेकिन शकुंतला एक बार भी नहीं आई। इस बार भी हरिहर अकेला ही आया था, इसीलिए हंसते हुए भी तीनों उदास ही लग रहे थे। अगले दिन जाते वक्त हरिहर ने पूर्णिमा से कहा, बहू शकुंतला को मिठाई बहुत पसंद है, तू मुझे रसगुल्ला बनाकर दे। मिठाई खाकर शायद उसका दिल पिघल जाए। हाँ बाबूजी, जरूर, अभी बनाकर देती हूँ। पूर्णिमा ने रसगुल्ला बनाकर दिया। हरिहर ने जाकर शकुंतला को खिलाया। अरे वाह, कितना नरम है ये रसगुल्ला, मुंह में देते ही पिघल जा रहा है। बोला था ना, एक बार खाओगी तो दीवानी हो जाओगी। सच बात है। वैसे कौन सी दुकान से लाए हो? वो मतलब मैं मनोज और बहू से मिलने गया था ना, बहू ने ही बना कर दिए हैं। क्या? ये तुम मुझे अभी बता रहे हो? थू 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 थू। शकुंतला ने थूक दिया और बाकी के रसगुल्ले भी फेंक दिए। शकुंतला, तुमने थूक दिया? पता है बहू ने कितने प्यार से बना के दिया था। मुझे नहीं चाहिए उस बंगालन का प्यार। देखा कैसे मेरे बेटे को फंसा लिया है उसने। 2 साल में एक बार अपनी माँ से मिलने नहीं आया है वो। तुम भी तो नहीं गई शकुंतला, एक बार के लिए फोन भी नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। हरिहर ने अब आशा ही छोड़ दी। लेकिन समय बड़ी अजीब चीज होती है। समय के साथ साथ जख्म भी भर जाते हैं। दोस्त दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद शकुंतला सर चकरा कर गिर पड़ी। हरिहर उसे अस्पताल ले गया तो पता चला उसे हाई शुगर है। डॉक्टर ने उसे मीठा खाने से बिल्कुल मना कर दिया। घर लौटकर शकुंतला रोने धोने लगी। अब जी के क्या ही करूंगी मैं, खाने के बाद मीठा नहीं खाती हूँ तो जी घबराता है। अब क्या कर सकते हैं शकुंतला, इतना मीठा खा खा के ही तो शुगर हुआ है। इसके बाद से शकुंतला मायूस सी रहने लगी। शुगर की वजह से वैसे ही तबीयत खराब रहने लगी। ऊपर से मीठा ना खाने के गम में वो और भी मुरझा गई। हरिहर ने फोन पर यह बात मनोज को बताई। पूर्णिमा ने ये सुनते ही कहा, माँ जी को मीठा खाना बहुत पसंद है ना, इसीलिए मायूस है वो। ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। तुम क्या करोगी पूर्णिमा? बस देखते जाओ। पूर्णिमा ने दूध का छेना बनाया और उससे एक चीज बनाई और दोनों ने शादी के बाद पहली बार उस घर में कदम रखा। पहले तो शकुंतला ने पूर्णिमा से बात भी नहीं की। फिर पूर्णिमा ने बर्फी टाइप की एक चीज शकुंतला के हाथ में दी। क्या है ये? तुम्हें पता है ना मुझे शुगर है, मारना चाहती हो क्या मुझे? इसमें चीनी बिल्कुल नहीं है माँ, संदेश है ये, चीनी के बिना। बंगाल में बहुत फेमस है ये। जिन्हें शुगर है वो यही तो खाते हैं हमारे वहाँ। अरे वाह, शुगर हो या कुछ भी हो, मीठा खाना नहीं रुकना चाहिए। शकुंतला तो मीठा खाने के लिए तरस रही थी। उसने एक संदेश खाया और उसे जैसे मोक्ष मिल गया। अरे वाह, चीनी के बिना इतनी स्वादिष्ट मिठाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू। बंगालन है पूर्णिमा, मिठास तो उसकी रग रग में है। बहू मुझे माफ कर दे, तू अब इस घर में आ जा, मुझे यही मिठाई बनाकर खिलाना। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शकुंतला ने पूर्णिमा को अपना लिया
और खासकर मिठाई बनाने के लिए उसे एक अलग रसोई बना कर दिया। उसके बाद कभी भी सास बहू में कलेश नहीं हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे।